नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एडुटेरिया का अगला सेट जो है बिहार दरोगा का, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल भारत द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, यह एक प्रकार का गाइडेड मिसाइल है। ये हेलिना जो टैंक रोधी मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है एक प्रकार का, और इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, 7 से 8 किलोमीटर ये जो इसका भेदने की जो क्षमता है, लक्ष्य को भेदने की क्षमता जो है 7 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसे मतलब भारत में विकसित किया गया। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ जो है बीवीआर सुब्रमण्यम। देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी ही होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? देखिए, तर्कस 4 नहीं, यहाँ पे तर्कस 6 होगा। क्या होगा यहाँ पे? तर्कस 6 होगा, क्योंकि ये छठा संस्करण हो रहा है। जो 2023 में हो रहा है वो छठा संस्करण है भारत और अमेरिका के बीच। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो फैमिली डॉक्टर जो प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो अपना पहला निजी रॉकेट है उसको विक्रम 5 नाम दिया है। क्या नाम दिया है? विक्रम 5। ठीक है, देखिए, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर, मतलब 80वां ग्रैंड मास्टर जो है भारत के, वो कौन है? तो वो है विघ्नेश एनआर। कौन है? विघ्नेश एनआर। ऑप्शन नंबर डी। विघ्नेश एनआर कहाँ के हैं? ये चेन्नई के हैं। ठीक है, और 81वां पूछेगा कि 81वां ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है सन्यातन दास। कौन है? सन्यातन दास। कहाँ के हैं ये हैं कोलकाता के। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार हेतु कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, उनका संबंध जो है अध्यात्मवाद से। देखिए, पद्म भूषण की अगर बात आया 2023, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि पद्म पुरस्कार टोटल कुल 106 पद्म पुरस्कार दिया गया है 2023 में। ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण 6 दिया गया, पद्म भूषण 9 दिया गया और पद्मश्री 91 दिया गया है। ठीक है, टोटल 106 आप याद रखिएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर जो है आशा है। यह एक प्रकार का क्या है? ये चीता है। क्या है ये? चीता। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? अगर पूछेगा कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो एमपी में हुआ। और पहला पोजीशन इस गेम में कौन से राज्य का रहा? तो इसमें महाराष्ट्र का रहा। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कैलाश सत्यार्थी जी। देखिए, कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? तो नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो एचसीपी प्रोजेक्ट ने किया है। किसने किया है? एचसीपी प्रोजेक्ट ने। ठीक है, और इसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी ने लिया था? तो टाटा प्रोजेक्ट ने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ठीक है, तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है वो आपको 2025 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2025 तक। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, सियोल शांति पुरस्कार 2022 में जो मिला है वो टिम बर्नर्स-ली को। किसको दिया गया? टिम बर्नर्स-ली को। ये कौन है भाई? तो ये है टिम बर्नर्स-ली, जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर हैं। ठीक है, और सियोल शांति पुरस्कार ये साउथ कोरिया देश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर में। कहाँ?
श्रीनगर में। और इसका जो नाम है ये पूछ देगा कि इस जो ट्यूलिप गार्डन का जो नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है, मतलब किससे संबंध है इसका, तो इसका संबंध है गोवा से, ठीक है। और ये जुआरी ब्रिज कितने मीटर लंबा है, तो 640 मीटर लंबा है। याद रखिएगा। किस आईआईटी ने वाटर Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये आईआईटी मद्रास ने वाटर Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ किया है, तो हॉल के साथ, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा से खरीदने के लिए समझौता किया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है, ठीक है। तो जो हॉर्नबिल का जो महोत्सव आपको याद रखना है कि कहाँ पे ये होता है, नागालैंड में। ये फेस्टिवल कहाँ माना जाता है, नागालैंड में, ठीक है। और इसके आयोजन जो उद्घाटन करता है वो कौन है, जगदीप धनखड़ जी है। जगदीप धनखड़ ये कौन है, ये अपने उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, ठीक है, पदेन सभापति होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आइए। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो देखिए जनवरी 2023 में सुखोई 30 और मिराज 2000 ये दोनों विमान जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, ठीक है। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेलसेन। कौन है ये, विक्टर एक्सेलसेन। ये कहाँ के हैं, ये डेनमार्क के हैं। याद रखिएगा, ये डेनमार्क के हैं। अगर मलेशियाई ओपन में अगर महिला का पूछते तो महिला का क्या होगा, अकाने यामागुची। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कौन है, वो महिला अगर पूछे तो महिला बैडमिंटन का खिताब किसने जीता, तो अकाने यामागुची, ठीक है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने ये किसे, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता, ऑप्शन नंबर बी। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता, तो मिस अर्थ 2022 का खिताब ये जीता है ऑप्शन नंबर ए, मिन सू चोई। कौन है ये, मिन सू चोई, ठीक है। ये कहाँ की है, ये है साउथ कोरिया की। कहाँ की, साउथ कोरिया की। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है, देखिए इसका जो संबंध है ये है इन्फ्लुएंजा से। किससे है ये, इन्फ्लुएंजा से, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया, तो भारत की ओर से 3 फिल्मों को शामिल किया गया। कितने फिल्मों को, 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, ठीक है। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है, तो देखिए माउंट मेरापी जो है वो इंडोनेशिया से, किससे है, इंडोनेशिया से। बाब अल मांडेब जल संधि किसे जोड़ती है, तो बाब अल मंडेब जल संधि जो है वो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, देखिए नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है हिमाद्री श्रेणी। अगर यहाँ पे शिवालिक देता तो शिवालिक भी कर देते, देखिए ये शिवालिक हिमाद्री श्रेणी का ही ये भाग है, ठीक है, मतलब हिमालय का ही वो भाग है। अब यहाँ पे अरावली दिया है, सतपुड़ा दिया है, पश्चिमी श्रेणी दिया है, तो ये नहीं होगा। नवीनतम मतलब कि लेटेस्ट का जो माउंटेन है, जो पर्वत है वो कौन है, हिमाद्री श्रेणी। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है, तो मोर एवं पूर्णा जो है वो है ताप्ती की सहायक नदी। किसकी है, ताप्ती की सहायक नदी। निम्नलिखित में देखिए कौन का उदाहरण नहीं होगा, कोर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण देगा कि कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण इसमें से कौन है, ठीक है। तो ये कोर इंडस्ट्रीज के उदाहरण ये सभी है। देखिए कोर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स
और फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो है ना वो किस में आते हैं? कोर इंडस्ट्रीज में। जहाँ कोयला है, देखिए विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया, जो खाद वाद हो गया, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, ये सब किस में आते हैं? कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। देखिए बोडो जनजाति निवास करते हैं। ठीक है, तो बोडो जनजाति कहाँ? तो ये है जो गारो पहाड़ी में। कहाँ? गारो पहाड़ी में, मेघालय गारो पहाड़ी में ये निवास करती है जनजाति। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये हो जाएगा कुंचिकल। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुंचिकल। कहाँ है ये? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में ये बराई नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? बराई नदी पर। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ठीक है, भारत के किस द्वीप का? तो बैरन द्वीप का। जो बैरन द्वीप है, एक ही ये द्वीप है जो कि ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, तो बैरन द्वीप का जो हुआ है ये ज्वालामुखी से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 33, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसमें हो जाएगा कि बांग्लादेश से नहीं लगने वाली जो सीमा है वो है मणिपुर, नहीं लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती है: असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसमें से मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, और सबसे लंबा जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से ही लगता है। 34 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पे मानवाधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। 1993 में। नेक्स्ट आइए 35, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ठीक है, तो यह कौन रखवाएगा? यह भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। जब देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया तो ये जो संसद के समक्ष इसको जो रखा जाएगा कि इसकी स्वीकृति भी हो, कि संसद के समक्ष इसको रख के कि सभी लोग जितने भी सांसद हैं वो स्वीकृति दे कि हाँ ये सही है, कि मतलब राष्ट्रीय आपात अभी आगे इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए या सही है। इसको 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर क्या है कि स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष, संसद के पटल पर रखा जाना आवश्यक है। तो 1 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? ठीक है, तो राज्य सरकारों को जो कृषि आयकर है वो भारत का संविधान नियत करता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 270। किसके द्वारा? अनुच्छेद 270। आइए 39 देखते हैं, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग। देखिए ऐसे ही पूछ देगा कि सरकारीय आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से। ठीक है, केंद्र और राज्य के कर से, कर बंटवारे से संबंधित है ये। तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो अपना प्रतिवेदन जो है 1988 में प्रस्तुत किया, और ये सरकारीय आयोग जो बना था ये बना था 1983 में। ठीक है, गठित हुआ था। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ठीक है, इसमें से जो कौन सी एक याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम सर्टियोररी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेषण और प्रतिषेध क्या होता है? देखिए यह एक प्रकार का रीट है। ठीक है, जो कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ठीक है,
तो यह जो रीट है वो वरिष्ठ न्यायालय जारी करता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है। तो प्रतिषेध जो होता है ना, प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध यह भी एक प्रकार का रीट है। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य होता है कार्यवाही को रोकना। उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण भी यह एक प्रकार का रीट है, ठीक है। कार्रवाई समाप्त होने के बाद, यह जब कार्रवाई समाप्त हो जाता है और निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है, मतलब कार्रवाई समाप्त हो गया और निर्णय सुना दिया गया है, तो उसमें जो निर्णय को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है, ठीक है। तो यह है उत्प्रेषण और प्रतिषेध। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, कार्यकारी जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति मत की जाती है कहाँ? उच्च न्यायालय में। देखिए, जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि मतलब काम अत्यधिक है, काम ज़्यादा है और काम को करने के लिए न्यायाधीशों की कमी है, तो उस समय जो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। कहाँ? उच्च न्यायालय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पवन है, सूर्य की किरणें हैं, बायोमास है, लेकिन कोयला नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसकी सघनता से, किसकी ज़्यादा मात्रा हो जाने से ग्लोबल वार्मिंग मतलब सबसे अधिक मतलब बढ़ सकती है, बढ़ जाती है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से, ठीक है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट ये टेनिस से है। कौन से? लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। ये है लॉन टेनिस से। अब देखते हैं कि ये जब जो हम लोग ग्रैंड स्लैम जो पढ़ते हैं टेनिस का, ठीक है, तो इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होता है। एक होता है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन करके होता है, ठीक है। तो इसमें हार्ड कोर्ट पर जो है ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। और फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच को मिट्टी यानी क्ले पे खेला जाता है। फ्रेंच ग्रैंड स्लैम कहाँ खेला जाता है? वो क्ले पे खेला जाता है। और विंबलडन जो खेला जाता है वो ग्रास पे खेला जाता है, ठीक है। तो ये क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का जो संबंध है लॉन टेनिस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो शेयर मार्केट का जो कंट्रोलर होता है, जैसे बैंकिंग का जो कंट्रोलर होता है, जितने भी बैंक्स हैं उनके सारे का कंट्रोलिंग आरबीआई करता है, वैसे शेयर मार्केट का जो कंट्रोलिंग करता है वो कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, IRDA IRDA ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब जितने भी इंश्योरेंस, जितने भी बीमा कंपनी है उनका रेगुलेशन कौन करता है? IRDA करता है। ये भी याद रखिएगा, उसका रेगुलेशन IRDA करता है। और IRDA का हेड क्वार्टर हैदराबाद में है। याद रखिएगा, IRDA का हेड क्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। और सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था, लेकिन संवैधानिक जो दर्जा मिला था सेबी को संवैधानिक, वो 92 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, सीबीएफसी होता है सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? ठीक है, तो ये पूरा मॉडल अपनाने की जो वकालत किया था वो कौन किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पूरा का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। देखिए, पूरा मतलब प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया, ठीक है। मतलब जो रूरल एरिया में भी है, जो अर्बन एमेनिटीज, जो अर्बन यानी कि शहर में जो सुविधाएं हैं उसका प्रोविजन रूरल यानी कि एरिया में भी किया जाए। पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 50। देखिए, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है आपको। एक साइड में आपको देश दिया हुआ है,
ये जो साइड है आपको ये देश और इस साइड में राजधानी, और ये आपको मैच कराना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, गैबोन जो है। तो गैबोन गलत दिया हुआ है। इसका गैबोन का राजधानी जो है कहाँ है, लिब्रेविले है। कहाँ है, लिब्रेविले, 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 लिब्रेविले। ठीक है, आइए 51 देखते हैं। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया गया। मोत्सु जो महोत्सव है वो भारत के किस राज्य में, तो नागालैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ राज्य प्रथम के शासनकाल में हुआ। और चोल साम्राज्य का संस्थापक यदि पूछा जाए कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो विजयालय थे। कौन थे, विजयालय। देखिए 53, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया वो थे कृष्ण प्रथम। कौन थे, कृष्ण प्रथम। अगर पूछेगा कि राष्ट्रकूट जो वंश था उसका संस्थापक कौन थे, तो उसका संस्थापक दंती दुर्ग। ठीक है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, तो इसमें से पुराण जो है ना वो वैदिक साहित्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था। महाविभास जो है वो किसने किया था, वसुमित्र ने। महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। ठीक है, तो ये था कर्ण द्वितीय। कौन था, कर्ण द्वितीय। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। यह जो थे बघेल वंश के शासक थे। कर्ण द्वितीय कौन थे, बघेल वंश के शासक। आइए देखते हैं 57, दिल्ली सल्तनत के समय जो पेंशन विभाग था उसे क्या कहा जाता था। तो पेंशन विभाग को इस्तिहाक कहते थे। क्या कहते थे, दीवाने इस्तिहाक। क्या कहते थे, दीवाने इस्तिहाक। ऑप्शन नंबर बी, दीवान ए इस्तिहाक। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका अलाउद्दीन हसन शाह। कौन था, अलाउद्दीन हसन शाह। ठीक है, अब देखिए बहमनी जो राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, गुलबर्गा। कहाँ थी, गुलबर्गा। अब पूछ देगा, देखिए क्वेश्चन पूछ देगा गुलबर्गा कहाँ है, तो गुलबर्गा अभी कहाँ है, कर्नाटक में। और बहमनी साम्राज्य की जो राज्य भाषा थी उस समय वो क्या था, मराठी। क्या था, मराठी। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।